Hello friends, welcome back to another session, and in this session we are going to study about fundamental rights. All right, all those videos that I have uploaded earlier on my channel, वो videos जो हैं आपके लिए बेस प्रोवाइड करने वाली हैं. ठीक है, जो रियल पॉलिटिकल साइंस है वो यहाँ से स्टार्ट होने वाली है. तो आप अगर आपका बेस क्लियर होगा तो इट विल बी रियली ईजियर फॉर यू टू ग्रास्प ऑल दीज इंफॉर्मेशंस. ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. इन दिस वीडियो हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जो कि 12 to 35 हैं. ठीक है, उन्हें हमने इन ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर डाला है ताकि हमारे लिए ईजियर हो सके इन्हें स्टडी करना. ठीक है, आर्टिकल 14 to 18 बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी के बारे में. ठीक है, आर्टिकल 19 to 22 बात करते हैं राइट टू फ्रीडम के बारे में. 23 and 24 बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में. 25 to 28 बात करते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में. 29 to 30 बात करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में. एंड आर्टिकल 31 ये पहले हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स था, राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. ठीक है, इसे 44th अमेंडमेंट एक्ट में डिलीट कर दिया था. मतलब डिलीट नहीं किया था, बेसिकली इसे फंडामेंटल राइट से हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में रिप्लेस कर दिया था. ठीक है, फिर आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 के अंदर गिवन है 12 to 35. ठीक है, ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? 10th of December. ठीक है, आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन करता है. हम फंडामेंटल राइट्स के अंदर जब भी स्टेट वर्ड आएगा तो उस स्टेट को डिफाइन किया हुआ है आर्टिकल 12 के अंदर. ठीक है, और स्टेट आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग क्या है उसे एक बार देख लेते हैं. द टर्म स्टेट डिनोट्स द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. ठीक है, दोनों तरीके की गवर्नमेंट, जो सेंटर में है और जो स्टेट्स में. पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, local and other authorities within the territory of India or under the control of government of India. ठीक है, तो इसके अंदर 4-5 चीज़ें हैं: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल एंड अदर अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है. ठीक है, ये सब कुछ इंक्लूडेड है स्टेट की डेफिनेशन में. ठीक है, ये सब कुछ स्टेट के अंडर ही आएगा. ठीक है, आर्टिकल 13 बात करता है जुडिशियल रिव्यू के बारे में. ये हमने पिछले लेक्चर्स में भी इसके बारे में रीड किया था. ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम कि ये क्या है. शंकरी प्रसाद केस था 1951 में. उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी थी उसने बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एक्ट्स होंगे वो आर्टिकल 13 के दायरे में नहीं आएंगे. मतलब उन पे जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हैं. ठीक है, हम उन्हें जुडिशियली रिव्यू नहीं कर सकते हैं. पर लेकिन अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फंडामेंटल राइट्स को चैलेंज करते हैं या वायलेट करते हैं तो फिर हम उसे जुडिशियली रिव्यू कर सकते हैं. ठीक है, ये आर्टिकल 13 में गिवन है. परमानेंट लॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स. ठीक है, इन सबको हम आर्टिकल 13 में रिव्यू कर सकते हैं जुडिशियली. मतलब सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट इन सब लॉज़ को जो इनेक्ट किए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा, उन सबको रिव्यू कर सकता है. अगर वो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करेंगे या फिर चैलेंज करेंगे किसी भी वे में तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकता है. ठीक है, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया जा सकता है हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. और ये आर्टिकल 13 में इसकी पावर गिवन है. ठीक है, लॉज आते हैं इसके अंडर, देन ऑर्डिनेंसेस आते हैं इसके अंदर. ठीक है, ऑर्डिनेंस ये आर्टिकल 123. ठीक है, ये पावर प्रेसिडेंट के पास होती है और गवर्नर के पास होती है. जब हम प्रेसिडेंट और गवर्नर को सेपरेटली स्टडी करेंगे तब उसके अंदर हम देखेंगे आर्टिकल 123 को प्रॉपरली. ठीक है, तो ऑर्डिनेंसेस भी जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आती है. अगर कोई सरकार ने कोई ऑर्डिनेंस पास किया है, ऑर्डिनेंस बिल पास किया है, जैसे फार्म बिल्स पास किए थे ना अभी, वैसे ही वो ऑर्डिनेंस पास कराया था. देन जैसे ही
पार्लियामेंट में राज्यसभा, फिर उसे राज्यसभा से पास कराया था, ठीक है। तो वो सेम ऑर्डिनेंसेस आर्टिकल 123 ये जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट और गवर्नर के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। या फिर अदर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशंस लाइक ऑर्डर, बाय लॉ या फिर रूल, रेगुलेशंस और नोटिफिकेशंस, ठीक है, ये सब जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आते हैं। नॉन लेजिस्लेशन सोर्स ऑफ लॉ दैट इज कस्टम या फिर यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, ठीक है। या फिर कोई कस्टम है या फिर कोई भी मतलब कोई कस्टम है जिसमें फोर्स ऑफ लॉ है, ठीक है, उसे एज अ लॉ माना जा रहा है, तो वो भी जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आएगा। जुडिशियरी हमारी उसे रिव्यू कर सकती है कि क्या वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है या उसे वायलेट कर रहा है या उसे चैलेंज कर रहा है, ठीक है। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होगा वो लॉ किसी भी तरीके से, तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जाएगा हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 14 की, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी 14 to 18, आर्टिकल 14 to 18, ठीक है। यहाँ पे स्लाइड में गिवन है आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। 14 किस बारे में बात करता है? ये बताता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ठीक है। अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स, फॉरनर्स, लीगल पर्सन्स, ठीक है। ये फॉरनर्स को भी गिवन है, सिटीजन्स को भी गिवन है, या कोई लीगल पर्सन है उसे भी गिवन है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कोई भी अगर आदमी है या मेल है या फीमेल है तो दे आर इक्वल इन बिफोर द लॉ, ठीक है, और उन्हें इक्वल प्रोटेक्शन दी जाएगी अकॉर्डिंग टू लॉ। ये इस बारे में बात करता है आर्टिकल 14। इसमें एक एक्सेप्शन है, आर्टिकल 361, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स एंजॉय सम इम्यूनिटी, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नॉट आंसरेबल टू द कोर्ट्स अगेंस्ट द एक्सरसाइज ऑफ द पावर, ठीक है। तो इसके अंदर ये एक्सेप्शन है आर्टिकल 361, जो प्रेसिडेंट है और जो गवर्नर है दे एंजॉय सम इम्यूनिटीज़, उन पर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट नहीं की जा सकती है, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 के अंदर, ठीक है। एक्सेप्शंस ही इम्पोर्टेंट होते हैं। आर्टिकल 14 तो हर कोई याद करेगा, लेकिन आपको एक्सेप्शंस भी याद करने हैं। एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास कुछ इम्यूनिटीज़ हैं, उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट नहीं की जा सकती हैं, एंड दे आर्ट आंसरेबल टू द कोर्ट्स अगेंस्ट द एक्सरसाइज ऑफ द पावर। उन्होंने अपनी जो पावर है वो किस वे में एक्सरसाइज की है या उसके पीछे क्या रीजंस थे, ठीक है, उसके लिए वो आंसरेबल नहीं है किसी भी कोर्ट में, ठीक है। ये आर्टिकल 361 के अंडर ही ये एक्सेप्शन है जो गिवन है, ऑलराइट। आर्टिकल 105 ये भी एक एक्सेप्शन है, एंड 194 भी एक एक्सेप्शन है, ठीक है। आर्टिकल 105 क्या बोलता है? नो प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स फॉर व्हाट दे से और हाउ दे वोट इन पार्लियामेंट, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए ये एक्सेप्शन है आर्टिकल 105 के अंदर। वो क्या करते हैं प्रोसीडिंग में या किसे वोट देते हैं पार्लियामेंट के अंदर, उसके ऊपर वो किसी भी तरीके से जवाबदेह नहीं है किसी को भी, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 105 के अंडर गिवन है। और सेम एक्सेप्शन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के लिए भी है, वो 194 में गिवन है, ठीक है। तो ये 3 आपको आर्टिकल याद करने हैं। 361 प्रेसिडेंट गवर्नर्स के लिए है, 105 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए है, 194 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के लिए है, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर आर्टिकल 14 था। अब आर्टिकल 15 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 15 क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, अगेंस्ट रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे याद नहीं करना है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। आपको सिंपली ऐसे याद करना है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट री, रा, का, से, पी, बी, ठीक है। बहुत ही सिंपल हो जाएगा ये। और इसी ऑर्डर में क्वेश्चन आते हैं कि रेस के बाद क्या गिवन है, ठीक है। तो रेस के बाद कास्ट गिवन है, कास्ट के बाद सेक्स गिवन है, सेक्स के बाद प्लेस ऑफ बर्थ गिवन है, ठीक है। 5 हैं ये, और आपको इसी वे में याद करना है, री, रा, का, से, पी, बी, ठीक है। आपको इजीली याद हो जाएगा और ये ऑर्डर भी आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। आर, ई से रिलीजन, आर, ए से रेस, सी, ए से कास्ट, एस, ई से सेक्स
PB से प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। और ये सिटीजन्स के लिए ही गिवन है बस। और मैंने आई थिंक पिछले लेक्चर के अंदर ही मैंने आपको बताया था कि आपको ये याद करना है 15, 16, 19, 29, 30 ये आर्टिकल्स ओनली सिटीजन्स को गिवन है, ठीक है। तो 15 के बारे में ही हम स्टडी कर रहे हैं, तो ये केवल सिटीजन्स के लिए है, ठीक है, इंडियन सिटीजन्स के लिए ही है। 15, 16, 19, 29, 30, राइट। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके अंदर भी, उन्हें देख लेते हैं। आर्टिकल 15 सबसेक्शन 3 स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। फीमेल्स और चिल्ड्रन के लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो 15 आर्टिकल 15 सबसेक्शन 3 में गिवन है, ठीक है। आपने सुना होगा कि रात को जो पुलिस फोर्स है, अगर किसी घर में केवल फीमेल है कोई, ठीक है, या चिल्ड्रन है, तो वो एंटर नहीं कर सकती है उस घर में, ठीक है, चाहे उनके पास सर्च वारंट भी क्यों ना हो, ठीक है। तो ये इसी के अंडर ये पावर गिवन है, ठीक है। वुमेन और चिल्ड्रन के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं, वो आर्टिकल 15 सबसेक्शन 3 में गिवन है, ठीक है। आपको इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि ये एक्सेप्शन है आर्टिकल 15 सबसेक्शन 3 और रिलेटेड है वुमेन एंड चिल्ड्रन से, ठीक है। आर्टिकल 15 सबसेक्शन 6 रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, ये अभी लास्ट ईयर ही ऐड किया गया है 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट GST लेके आया था। 102 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट NCST लेके आया था। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, यह भी ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 103 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए जो 10% कोटा है सेंट्रल जॉब्स में, वो लेके आया है, ठीक है। 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आपको ये याद करने हैं, ये तीनों याद कर सकते हैं आप। 104 भी है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वो हम पार्लियामेंट के अंदर स्टडी करने वाले हैं, उसमें रिजर्वेशन से रिलेटेड है, वो रिजर्वेशंस इन पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक है। ये हम पार्लियामेंट के अंदर स्टडी करने वाले हैं। आर्टिकल 16 क्या किस बारे में बात करता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन्स इन पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जो भी इंडियन सिटीजन है उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट के लिए हर एवरी सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो देखना है आपको। आर्टिकल 16 सब सेक्शन 4 रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, आई एम श्योर आप सबको ये पता ही होगा। प्रोविजन एज ऑफ नाउ फॉर आंध्र प्रदेश, आर्टिकल 311D, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस बट स्टिल आप एक बार चेक कर लीजिएगा। आई थिंक मैंने पिछली सिटीजनशिप वाले लेक्चर में भी इसे डिस्कस किया था, ठीक है। आप एक बार फिर भी डबल चेक ज़रूर कर लेना। आर्टिकल 311D के अंदर ये प्रोविज़न गिवन है, स्पेशल प्रोविजंस फॉर सिटीजन्स ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। सेक्शन 16 सबसेक्शन आर्टिकल 16 सबसेक्शन 6 रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, ये आर्टिकल 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक्ट किया गया, इसके बारे में हम रीड कर चुके हैं। इसने बेसिकली 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसने दो आर्टिकल को जो है दो आर्टिकल के अंदर सबसेक्शन ऐड किए हैं, एक तो 15 और एक 16, ठीक है। ये याद रखना है आपको, करंट अफेयर से भी रिलेटेड है। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और अनटचेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं है, ये आपको याद रखना है। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या अनटचेबिलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 आया था आर्टिकल 17 के ऊपर ही, जिसे 1976 में जिसका नाम चेंज करके प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 कर दिया था। ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है,
बस आपको ये याद रखना है। आर्टिकल 17 बात करता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के से रिलेटेड, ठीक है। अब आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, जितने भी टाइटल्स हैं उन्हें एबोलिश करता है आर्टिकल 18 एक्सेप्ट मिलिट्री टाइटल्स एंड एकेडमिक टाइटल्स, ठीक है, जैसे भारत रत्न, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है। दस प्रोटेक्ट्स द कंसेप्ट ऑफ इक्वल स्टेटस ऑफ लॉ। तो ये क्या शो करता है कि इक्वल स्टेटस ऑफ ऑल, ठीक है, हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं दे हैव इक्वल स्टेटस, ऑल राइट। तो ये इंश्योर करता है आर्टिकल 18 एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। अब 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया। अब आपको याद कैसे करने हैं? तो बेसिकली आपको यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस लाइन, लॉ डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एम्प्लॉई विद अनटचेबल टाइटल्स, ठीक है। इवन इफ इट डजंट मेक एनी सेंस यू हैव टू रिमेंबर दिस, लॉ डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एम्प्लॉई विद अनटचेबल टाइटल्स, ठीक है। अब लॉ से है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 किस बारे में बात करता है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, ठीक है। अब 15 किस बारे में बात करता है? आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेट से हो गया है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये हो गया आर्टिकल 15, ठीक है। अगेंस्ट एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट से जितने भी रिलेटेड प्रावधान हैं वो सब आर्टिकल 16 में गिवन है, ठीक है। तो 14, 15, 16। देन अनटचेबल मतलब अनटचेबिलिटी, ये आर्टिकल 17 में गिवन है। एंड एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ये आर्टिकल 18 में गिवन है, ठीक है। तो बस आपको ये याद करनी है एक लाइन, और आपके 14, 15, 16, 17, 18 आर्टिकल्स आपके ऑलरेडी याद हो जाएंगे। लॉ डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एम्प्लॉय विद अनटचेबल टाइटल्स, ठीक है। लॉ से आर्टिकल 14, डिस्क्रिमिनेट से आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एम्प्लॉय से एम्प्लॉयबिलिटी मतलब एम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन्स इन पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, अनटचेबल से अनटचेबल एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और टाइटल से एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट 14 से 18 तक। अब आर्टिकल 19 देखते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22, ठीक है। आर्टिकल 19 किस बारे में बात करता है? प्रोटेक्शन ऑफ 6 फ्रीडम्स, ठीक है। 6 फ्रीडम्स जो है गिवन है आर्टिकल 19 के अंदर, ठीक है। ये आपको स्पेशली याद रखना है। आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ए, ये बात करता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन यूजिंग इंटरनेट, ठीक है। ये काफ़ी चर्चा में था क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का जो इंटरनेट कनेक्शन था ये कट कर दिया था काफ़ी महीनों के लिए, आई थिंक 16 मंथ्स के लिए, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। 16 मंथ्स के लिए कट ऑफ था, और फिर उसके बाद उन्हें जब प्रोवाइड किया तो वो 2G जो है इंटरनेट अवेलेबल है वहाँ पे, 3G या फिर 4G इंटरनेट अवेलेबल नहीं है वहाँ पे अभी भी, ठीक है। तो ये 19 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ए में स्पीच एंड एक्सप्रेशन यूजिंग इंटरनेट, ठीक है। अब इसके अंदर जो 6 फ्रीडम्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। स्पीच एंड एक्सप्रेशन की हमें फ्रीडम है, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन है। पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट, ठीक है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन की हमें फ्रीडम गिवन है, लेकिन उसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं कि हमें पब्लिक ऑर्डर, कुछ ऐसा नहीं बोलना है कि जिससे पब्लिक ऑर्डर के अंदर अनस्टेबिलिटी आ जाए, ठीक है। डिसेंसी को हमें याद रखना है, डिफेमेशन को याद करना है, किसी की इंसल्ट नहीं करनी है हमें, ठीक है। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, इसे हमें ध्यान रखना है। फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट, जो हम फॉरेन स्टेट जिनके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं उन्हें हमें ध्यान में रखते हुए इस फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो फ्रीडम गिवन है उसे यूज़ करना है, इन सबको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अब असेंबल पीसफुली, असेंबल हम हो सकते हैं लेकिन पीसफुली, ठीक है। इसके अंडर भी हमें कुछ एक्सेप्शंस गिवन है, जैसे पब्लिक ऑर्डर। हम ऐसे कहीं पर भी भीड़ लगा के इकट्ठा नहीं हो सकते कि वहाँ पे पब्लिक ऑर्डर में इंस्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। सेक्शन 144 CRPC,
ये सेक्शन 144 CRPC में बेसिकली जो मैजिस्ट्रेट है उनके पास पावर होती है कि वो 5 या फिर 5 से ज़्यादा लोगों की असेंबली को मतलब अनलॉफुल असेंबली घोषित कर सकते हैं, ठीक है। मैजिस्ट्रेट के अंदर ये पावर होती है सेक्शन 144 CRPC में, ठीक है। सेक्शन 141 ऑफ IPC ये भी ऑलमोस्ट सेम ही होती है, इसके अंदर भी अनलॉफुल असेंबली से रिलेटेड ही पावर्स गिवन है सेक्शन 141 ऑफ IPC के अंदर, ठीक है। टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। इस ये भी आर्टिकल 19 के अंदर गिवन है, फंडामेंटल राइट है कि हम एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, यूनियन फॉर्म कर सकते हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक बेहतरीन एग्जांपल है अमूल, जो अमूल डेयरी है, ठीक है। अमूल के प्रोडक्ट्स आई एम श्योर आप सब यूज़ करते होंगे, तो वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ही है। तो उसे कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा देने के लिए इसे 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था एक्सप्लिसिटली, ठीक है। सोवरेनिटी, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे सोवरेनिटी, मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये जब हम व्हेन वी एंजॉय दीज राइट्स, ठीक है, तो हमारे ऊपर एक बर्डन भी होता है एक्सेप्शंस का, तो उन्हें भी हमें ध्यान में रखना होता है, ठीक है। वी कैन मूव फ्रीली, उसके अंदर जो एक्सेप्शंस हैं, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। मतलब हम फ्रीली मूव तो कर सकते हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम किसी जनरल पब्लिक या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो इंटरेस्ट हैं उन्हें हर्ट ना कर रहे हों, ठीक है। इसी के लिए हमने पिछले लेक्चर में स्टडी भी किया था इनर लाइन परमिट, ठीक है। 4 स्टेट्स में है वो, 4 स्टेट्स के लिए है। मैंने आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिज़ोरम, इन 4 स्टेट्स में है इनर लाइन परमिट, ठीक है। तो ये इसी से रिलेटेड है। प्रोस्टिट्यूट, एड्स या पेशेंट्स, दे कांट मूव फ्रीली, ठीक है। प्रोस्टिट्यूट या फिर पेशेंट विद एड्स या फिर कोई और पेशेंट जिसे कोई बीमारी है, जैसे किसी को अगर कोविड-19 से ग्रसित है कोई पेशेंट, तो ही और शी कांट मूव फ्रीली, ठीक है। वो हमने देखा ही था इस सिनारियो में। टू रिसाइड एंड सेटल, ये भी आर्टिकल 19 के अंदर गिवन है, लेकिन इसके भी एक्सेप्शंस हैं। इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, हैबिचुअल ऑफेंडर्स या प्रोस्टिट्यूट्स। एनीवन कैन रिसाइड एंड सेटल एनीवेयर, बट जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को ना हर्ट कर रहे हो और शेड्यूल्ड ट्राइब के इंटरेस्ट को ना हर्ट कर रहे हो, ठीक है। हैबिचुअल ऑफेंडर ना हो या फिर प्रोस्टिट्यूट ना हो, ऑलराइट। देन 6th, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन और बिजनेस और ट्रेड, ठीक है। ये भी आर्टिकल 19 के अंदर गिवन है फंडामेंटल राइट, इसके भी एक्सेप्शंस हैं। इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, स्टेट कैन प्रेस्क्राइब टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, ठीक है। स्टेट प्रेस्क्राइब कर सकती है टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए। कोई एम्प्लॉयमेंट अगर वहाँ पे वैकेंसी निकाली है तो उसके लिए स्टेट बताती है ना कि ये चीज़ें चाहिए, टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। ऐसा तो नहीं है ना कि इसके अंदर गिवन है तो बस कोई भी उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर देगा, नहीं। स्टेट प्रेस्क्राइब करती है टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, ठीक है। स्टेट कैन कैरी एनी बिजनेस विद एक्सक्लूजन ऑफ सिटीजन्स डोंट हैव राइट टू प्रोफेस एनीथिंग इम्मोरल और डेंजरस। देखिए, स्टेट कैन कैरी एनी बिजनेस विद एक्सक्लूजन ऑफ सिटीजन्स, अगर स्टेट चाहे तो कोई भी बिजनेस कैरी कर सकती है विदाउट मतलब विद एक्सक्लूजन ऑफ सिटीजन्स को एक्सक्लूड करके, ठीक है, वो कोई भी बिजनेस कैरी कर सकती है, ठीक है। देन डोंट हैव राइट टू प्रोफेस एनीथिंग इमोरल और डेंजरस, ये आई थिंक बहुत ही ऑब्वियस है, ठीक है। आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 9 ट्रेड एंड कॉमर्स यूजिंग इंटरनेट, ठीक है। ये भी हाल फिलहाल में ही चर्चा में रहा था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, शायद ये जम्मू कश्मीर से ही रिलेटेड था ये भी, ठीक है। जब वहाँ पे अनअवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट थी, उससे ही रिलेटेड है ये भी, ठीक है।
आर्टिकल 20 के बारे में अब बात करते हैं। प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन एंड ऑफेंसेस। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन एंड ऑफेंसेस, ठीक है। अब क्या ये सिटीजन्स के लिए ही है या फिर ये फॉरेनर्स के लिए भी है? तो आपको कुछ नहीं करना है। 15, 16, 19, 29, 30, तो क्या ये 20s में आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो यानी कि ये फॉरेनर्स के लिए भी है, ठीक है। ये सब बस ये जो है ये केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए है, ठीक है। तो आर्टिकल 20 फॉरेनर्स के लिए भी है। इसके अंदर तीन प्रावधान हैं। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब नो पेनल्टीज रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब आपने अगर कोई क्राइम किया है पहले, ठीक है, तब अगर उसके लिए कोई सज़ा थी वो 3 साल की थी, ठीक है। लेकिन अब लॉज जो हैं चेंज कर दिए गए हैं, अब 5 साल की सज़ा हो गई है, तो अब आपको दोबारा से 2 साल एक्स्ट्रा सज़ा नहीं दी जाएगी, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिवली वापस जाके आपको दोबारा सज़ा नहीं दी जाएगी, ठीक है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसका मतलब ये होता है एप्लीकेबल ओनली टू क्रिमिनल लॉज नॉट सिविल लॉज। क्रिमिनल लॉ के लिए ही एप्लीकेबल है। नॉट एप्लीकेबल इन प्रिवेंटेटिव डिटेंशन। प्रिवेंटेटिव डिटेंशन क्या होता है, ये हम अभी आगे आने वाली स्लाइड में ही स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। नो डबल जेओपार्डी, नो वन कैन बी पनिश्ड ट्वाइस, ठीक है। सेम अगर आपने कोई ऑफेंस किया तो उसके लिए आपको 2 बार सज़ा नहीं दी जाएगी, ठीक है। देन तो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब नो एक्यूज्ड विल हैव टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हर सेल्फ, ठीक है। तो किसी को ज़बरदस्ती विटनेस नहीं बनाया जा सकता उसी के अगेंस्ट, ठीक है, ओरली और डॉक्यूमेंट्रीली, ठीक है ना तो ओरली ना फिर डॉक्यूमेंटरीली, ठीक है। लेकिन कंपल्शन ऑफ गिविंग थंब इम्प्रेशन, स्पेसिमेन सिग्नेचर, ब्लड स्पेसिमेन एट्सेट्रा। लेकिन अगर किसी केस में पकड़ा जाता है किसी को, तो उस वहाँ पे कंपल्शन है थंब इम्प्रेशन देने की, स्पेसिमेन सिग्नेचर देने की, या फिर ब्लड सैंपल्स होते हैं उसके लिए, ठीक है। अवेलेबल ओनली फॉर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए ही अवेलेबल है, सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए अवेलेबल नहीं है, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 21 में गिवन है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। नो पर्सन शाल बी डिप्राइव्ड ऑफ हर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। ये आपको याद रखना है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन है, आई एम श्योर आप सबको ये पता होगा। आर्टिकल 21A, ठीक है। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर इसको फंडामेंटल राइट्स बनाया गया था, ठीक है। पहले ये केवल DPSP का पार्ट था। देन 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया और इसे फंडामेंटल राइट्स के अंदर ऐड किया गया, ठीक है। ये बात करता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज्ड बिटवीन 6 and 14 ईयर्स बाय द स्टेट, ठीक है। ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि कोई भी चिल्ड्रन 6 साल से 14 साल के बीच का कोई भी चिल्ड्रन अनएजुकेटेड ना रहे, ठीक है। ये स्टेट की जिम्मेदारी है, ये फंडामेंटल राइट है। अर्लियर इट वाज अ DPSP अंडर आर्टिकल 45, ठीक है। ये आर्टिकल 21A। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। ये अब इसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं प्रिवेंटेटिव डिटेंशन, ठीक है। अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में ये बात करता है, तो पहले डिटेंशन के बारे में देख लेते हैं। डिटेंशन क्या होती है? डिटेंशन 2 तरीके की होती हैं, प्यूनिटिव डिटेंशन एंड प्रिवेंटेटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन वो होती है जब पहले अगर कोई एक्यूज्ड है तो उसका पहले ट्रायल होता है, ठीक है, कन्विक्शन होता है, उसके बाद उसे डिटेंशन में लिया जाता है, वो होती है प्यूनिटिव डिटेंशन। प्रिवेंटेटिव डिटेंशन होती है विदाउट ट्रायल एंड विदाउट कन्विक्शन, ठीक है। कोई क्रिमिनल है, अगर लग रहा है कि वो कुछ करने वाला है, तो वो कोई बड़ा क्राइम करने वाला है, तो उस क्राइम को बचाने के लिए, मतलब उस क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए जो डिटेंशन होती है वो प्रिवेंटेटिव डिटेंशन होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, विदाउट ट्रायल होती है एंड विदाउट कन्विक्शन, ठीक है। इट कवर्स ओनली क्रिमिनल एंड कासी क्रिमिनल एक्ट्स, खाली क्रिमिनल एक्ट्स के लिए ही होती है। और एक्टिविटी प्रिजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, या फिर वो कोई ऐसा क्राइम करने वाला हो जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, ठीक है।
डजंट कवर अरेस्ट अंडर द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अगर किसी कोर्ट के ऑर्डर के अंडर किसी को अरेस्ट किया गया है तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं आएगा, या सिविल अरेस्ट किया गया तो भी नहीं आएगा। अरेस्ट ऑन फेलियर टू पे द इनकम टैक्स एंड डिपोर्टेशन ऑफ एन एलियन, ठीक है, इन सब केसेस के अंदर ये प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं मानी जाएगी, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, ये आपको याद करना है, ठीक है। इन प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन नॉट एक्सीड 3 months, 3 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती अनलेस एक्सटेंडेड बाय एन एडवाइजरी बोर्ड कंसिस्ट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, ठीक है। अब ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन कैन बी कम्युनिकेटेड इफ़ नॉट अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। जो ग्राउंड ऑफ डिटेंशन है वो बताया जा सकता है अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि बताना ही बताना है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर, ठीक है। पार्लियामेंट कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ द डिटेंशन, पार्लियामेंट कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ द डिटेंशन, ठीक है, ओनली पार्लियामेंट, नॉट स्टेट लेजिस्लेशन, ठीक है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने 3 महीने से घटा के इसे 2 महीने कर दिया था, लेकिन अब तक ये एनफोर्स नहीं किया गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि एनफोर्स नहीं हुआ है अभी तक। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर बोथ कैन मेक लॉज रिगार्डिंग इट, ठीक है। इसके रिगार्डिंग लॉ तो दोनों बना सकते हैं, लेकिन इसकी ड्यूरेशन पार्लियामेंट ही बढ़ा सकता है, ठीक है। इंडिया इज़ द ओनली डेमोक्रेसी विद प्रिवेंटिव डिटेंशन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंडिया एक लौती ऐसी डेमोक्रेसी है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। अब इसके अंदर प्यूनिटिव डिटेंशन नहीं है, लेकिन हम प्यूनिटिव डिटेंशन के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है? आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन, ठीक है। ट्रायल होता है तो फिर पुलिस देखिए 2 तरीके की कस्टडी होती है, एक तो होती है पुलिस कस्टडी, देन होती है जुडिशियल कस्टडी। किसी ने क्राइम किया, ठीक है, FIR हुई, पुलिस ने उसको उठाया तो वो पुलिस कस्टडी में है। देन 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको ले जाना होता है। अगर तो मजिस्ट्रेट बोलेगा कि हाँ ये इसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए तो वो जेल में भेजा जाएगा और उसे जुडिशियल कस्टडी बोलते हैं, ठीक है। अगर पुलिस बोलती है कि नहीं हमें इसे हमें और इससे पूछताछ करनी है तो मजिस्ट्रेट जो है ये पुलिस कस्टडी बढ़ा भी सकती है, जिसे रिमांड में लेना बोलते हैं, ठीक है। तो ये होती है पुलिस कस्टडी और ये होती है जुडिशियल कस्टडी, ठीक है। ये प्यूनिटिव डिटेंशन के अंदर ही होती है, ठीक है। इसके अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है क्रिमिनल को 24 घंटे के अंदर, ठीक है। उसमें मजिस्ट्रेट के पास जाने का जो समय होता है वो एक्सक्लूडेड होता है, ठीक है, वो उसे नहीं गिनते हैं। और इसके अंदर किस ग्राउंड पे ग्राउंड ऑफ डिटेंशन बताना कंपलसरी है। ग्राउंड ऑफ डिटेंशन बताना कंपलसरी है इसके अंदर। प्यूनिटिव डिटेंशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्यूनिटिव डिटेंशन में 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है। ग्राउंड ऑफ डिटेंशन भी बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसके अंदर तुम लॉयर भी मिलता है, यू कैन चूज़ अ लॉयर, ठीक है, लॉयर भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये प्यूनिटिव डिटेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ऑलराइट। अब आपको याद कैसे करना है? देखिए आपको ये लाइन बस याद करनी है, 6 फ्रीडम्स एंड कन्विक्शन थ्रेटन लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ड्यू टू एजुकेशन एंड अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। आई नो इट डजंट मेक एनी सेंस बट स्टिल याद करने की कोशिश कीजिए इसे, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं 19 से। 19 किस बारे में बात करता है? 19 बात करता है 6 फ्रीडम्स के बारे में, ठीक है। तो इसके अंदर 6 फ्रीडम्स मतलब आर्टिकल 19 एंड कन्विक्शन आर्टिकल 20 के अंदर गिवन है, ठीक है। थ्रेटन लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है आर्टिकल 21। एजुकेशन ड्यू टू एजुकेशन के बारे में बात करता है आर्टिकल 21A। एंड अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में बात करता है आर्टिकल 22, ठीक है। तो बस आपको ये लाइन याद करनी है और आपके 19 से 22 तक के आर्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे। 6 फ्रीडम आर्टिकल 19 एंड कन्विक्शन
आर्टिकल 20, थ्रेटन लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21, ड्यू टू एजुकेशन आर्टिकल 21A एंड अरेस्ट एंड डिटेंशन आर्टिकल 22। ठीक है, ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है बट स्टिल रेलेवेंट है, इसलिए देख लेते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE 2019 में लाया गया था। इट गारंटीड free and compulsory education at a neighborhood school to children in the age group of 6 to 14 years। ठीक है, आर्टिकल 21A के अंडर ही इसे एक्ट को लाया गया था। ठीक है, क्लास 1 to 8 के बारे में बात करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स 25% रिजर्वेशन इन प्राइवेट स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 के अंडर 25% रिजर्वेशन हर प्राइवेट स्कूल में जो है रिजर्व होती है 25% सीट, किन के लिए? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। ठीक है, इट मेक्स प्रोविजंस फॉर नो डोनेशन, कैपिटेशन फीस, नो इंटरव्यू ऑफ द चाइल्ड और पेरेंट फॉर एडमिशन। ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से है तो ये सब लगेंगे उन पर, कोई डोनेशन उनको नहीं देनी है, कोई कैपिटेशन फीस नहीं देनी है, इंटरव्यू नहीं होगा चाइल्ड का या फिर उनके पेरेंट्स का। अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इस आर्टिकल के अंदर जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैं वो इंक्वायर कर सकते हैं किसी भी कंप्लेंट को या फिर सीक अ मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी। ठीक है, किसी कंप्लेंट पे या तो वो खुद इंक्वायरी कर सकते हैं या फिर मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। ऑलराइट, तो ये थे आर्टिकल हमने किए हैं आज, आर्टिकल 12 to 22। ठीक है, बाकी के आर्टिकल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अदरवाइज बहुत ही लेंथी जो है लेक्चर हो जाएगा ये। ठीक है, ऑलराइट देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट, like it, share it and then subscribe to our channel. All right, thank you very much guys.